गंवार और पढ़ी लिखी बहू। रामगढ़ गांव में रहने वाली शोभा देवी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा पुनित, जो पढ़ने के लिए परिवार से दूर दिल्ली शहर गया है। बड़े बेटे की शादी गांव की रहने वाली रूपा से की थी। सवेरे का सूरज चढ़ते ही आसमान में चिड़िया चहचहाती है। दूसरी ओर ओसारे में बैठी सास बहू पर चिल्लाती है, अरे ओ रूपा रानी, रसोई में जाकर जम गई है। चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी, जो इतना बखत लग रहा है। आई माँ जी। सास की उखड़ी आवाज सुनकर खौफ से भरी हुई बहू भागी भागी चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे चाय बनाने में तो क्षण भर लगता है, तो फिर आज इतनी लेट लतीफ कैसे हुई? वो माँ जी कल रात लकड़ियाँ भूल से आंगन में छूट गई थी, इसलिए ओस से गीली रह गई। वाहरी मेरी गवार बहू, काम चोरी तो तुझ में कूट कूट कर भरी है। बस दिलो दिमाग में तो सवार रहता है कि कब पलंग धर पकड़े। इस तरह सास बेचारी बहू को तीखे ताने देने के बाद जैसे ही चाय की एक घूंट पीती है तो नाक चढ़ाकर झटकती हुई कहती है, राम राम राम, अरे कितनी मीठी चाय बनाई है। मर जानी, महीने भर के चीनी का कोटा क्या एक कप चाय में ही पूरी कर डाली है। नाश पीटी, क्या फायदा तेरे 5 पास होने का, जो तुझ गवार को इतना भी हिसाब किताब भी नहीं पता कि रोज कितनी चीनी डालती है। मगर माँ जी, मैंने तो नपे तुले हाथ से ही चीनी डाली थी। बंद कर ये झूठी सफाई पेश करना। नाश पीटी मर जानी, खड़ी क्या है? जाकर दूसरी चाय बना, और इस बार तेरा हाथ फिसला ना तो कमर तोड़कर रख दूंगी। रूपा के लिए ये रोज की बात थी, जब उसे सास के तीखे ताने सुनने के बाद भी मुंह पर ताला लगाए रहना पड़ता था। रूपा हमेशा इसी कोशिश में जुटी रहती थी कि सास को शिकायत का मौका ना दे, मगर सास का दिन तो बहू को सुनाए बगैर शुरू ही कहाँ होता था। समय बीतता गया और एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुनित अपनी पढ़ी लिखी पत्नी प्राची के साथ खड़ा था। प्राची ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों पर चढ़ा चश्मा उसके फैशनेबल लुक को बता रहा था। अरे पुनीत, आ गया बेटा तू? मगर जरा ये तो बता, ये चश्मे बदूर कौन है? सास की बात सुनकर प्राची अपनी पढ़ाई का रुआब झाड़ने लगती है। हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? ब्लडी बुढ़िया। अरे ओ फिरंगीन, ज्यादा पटर पटर अंग्रेजी मत झाड़ो, वरना शोभा का माथा सनका तो धोबी पछाड़ मारेगी। अरे मेरे नकारे औलाद, कौन है ये अंग्रेजी की औलाद? माँ, ये प्राची है, आपकी पढ़ी लिखी बहू। MBA की पढ़ाई की है इसने और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी है। अपने इंग्लिश से अच्छों की छुट्टी कर देती है ये। अपनी पढ़ी लिखी बहू का परिचय जानकर सास का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, जिसके साथ सास का सुर ताल ऐसे बदलता है मानो मुंह में शहद की गगरी घुल गई हो। मेरी प्यारी बहू, अपनी सास की कही सुनी को दिल से ना लगाना। वो तो बस मैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैंक कर रही थी। ओह गॉड, उसे फ्रैंक नहीं प्रैंक कहते हैं सासू माँ। गवार कहीं की। एनीवे, वेयर इज माई रूम? चलो प्राची, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलती हूँ। मैं रूपा हूँ, पुनीत के बड़े भैया की पत्नी। रूपा, कितना देहाती साउंड कर रहा है ये नाम। तुम गांव के गवार लोग आज भी 17वीं सेंचुरी के नाम रखे बैठे हो। ब्लडी बॉर्डरिम। अरे बहू, इस बॉर्डरिम को तो आदत है बेइज्जत होने की। तू जा, आराम कर। प्राची के शब्दों में सवार पढ़े लिखे होने का गुमान देखकर रूपा चुप हो जाती है। अगले दिन शोभा गांव पर घूमती हुई शहर से आई पढ़ी लिखी बहू का ढिंढोरा पीट देती है। समय बीतता है, फिर एक दिन सास अपनी पढ़ी लिखी बहू के साथ ओसारे में बैठी होती है। तभी रूपा हाथों में एक पेपर लिए वहां आती है। प्राची, पोस्टमैन आया था, ये डिब्बा देकर गया। अरे मेरी गवार भाभी, इसे इंग्लिश में पार्सल कहते हैं। लगता है स्कूल के पीछे पढ़ाई की है क्या? अरे प्राची बहू, अंग्रेजी में जरा कच्ची है रूपा रानी। 5 पास जो है, मगर जब से मेरी पढ़ी लिखी बहू के पांव इस घर में पड़े हैं, तेरी सास का सीना चौड़ा हो गया है, वरना तो मेरी इस गवार बॉडम बहू के बेड़क पने से पक चुकी थी। बेचारी बहू रूपा को अपने कम पढ़े लिखे होने के कारण गंवार शब्द सुनकर रुस्वा होना पड़ता है। समय बीतता गया, जहाँ रूपा सारा दिन सास से गंवार होने का ताना सहकर एक पांव पर नाचती रहती थी, वहीं पढ़ी लिखी बहू दिन रात पलंग पर पसरी रहती। दिन गुजरते गए, फिर एक दिन शोभा की सहेली विमला मिठाई की थाली लिए उनके घर आती है। शोभा, ओ शोभा रानी कहाँ है? अरे विमला, तू क्या बात है,
किस खुशी में मिठाई बांट रही है? मेरी बेटी रेवा का रिश्ता पक्का हो गया है, बस उसी खुशी में। ले रूपा बहू, तू भी मुंह मीठा कर ले। शुक्रिया विमला मौसी। अरे कहाँ है तेरी पढ़ी लिखी बहू? परदेश चली गई है क्या, जो नजर नहीं आ रही? अरे अपने कमरे में बैठी है, जा, तुझे भी हाय हेलो करना सिखा देगी। जैसे ही विमला कमरे में आती है तो पुनीत प्राची के पैर दबा रहा होता है। पुनीत प्लीज जरा हल्के हाथों से पैर दबाओ, स्टूपिड कहीं के। ठीक है मेरी माँ। विमला मिठाई की थाली लिए बाहर आती है, तभी शोभा कहती है, अरे खिलाई मिठाई। अरे शोभा, पढ़ी लिखी बहू के रूप में तूने बड़ी पनौती को घर में पना दिया है। अरे अपने पति को छुरी की नोक के जैसे नचा रही है। अरे पैर दबवा रही है पति से मर जानी। ये बोलकर विमला चली जाती है और शोभा गुस्से में कमरे में आकर गरजती हुई कहती है, तौबा तौबा, अरे मर जानी, पति से पैर दबवाकर नर्क की भट्टी में जाएगी क्या? पति परमेश्वर होता है। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो गवारों की तरह गरज रही हैं? और एक बात, अपनी गवारपंती की गाथा मेरे सामने मत गाइए। पुनीत मेरा पति है, मैं उसे पैर दबवाऊं या जो मन चाहे करवाऊं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई सास ताव में आकर जैसे ही हाथ उठाती है, प्राची शोभा का हाथ पकड़कर कहती है, आह! मुझ पर हाथ उठाने की गुस्ताखी भूल के भी मत करना। मैं आपकी गांव की बहू की तरह गवार नहीं जो मार खाऊंगी, वरना आपको पता भी नहीं है मेरी प्यारी सासू माँ कि प्राची अपने पढ़े लिखे का पैतरा आजमाकर कानून की इतनी धारा लगाएगी कि बचा खुचा बुढ़ापा जेल की चक्की पीसकर काटना पड़ेगा। पढ़ी लिखी बहू के हाथों बेइज्जत होकर सास का सीना छल्ली छल्ली हो जाता है और उसके स्वाभिमान को इस कदर ठेस लगती है कि उसकी आंखों के सामने अपनी गांव की बहू के साथ किए भद्दे बेरुखेपन की छवि उभर पड़ती है। कई दिन बीत जाते हैं, शोभा अपने कमरे में ही रहती है। तभी एक शाम रूपा अपनी सास के पास आती है। क्या बात है माँ जी, आप ठीक तो हैं? आप प्राची की बातों को दिल से मत लगाइए। उसे जितनी समझ थी उसने जाहिर कर दिया, मगर आपकी चुप्पी मुझे खाए जा रही है। आपके प्यार भरे ताने आजकल सुने बिन मुझे अधूरापन लगता है। ये सुनकर सास फूट फूट कर रोते हुए अपनी गलती को अंगीकार करने लगती है और बोलती है, किस मिट्टी की बनी है तू रूपा बहू? मैंने जो तेरे जीवन को ताने की भरमार से भर दिया, तेरे स्वाभिमान को हर दिन अपने बातों के बाण से छल्ली करती रही, फिर भी तेरे चेहरे पर कोई शिकंज नहीं। माँ जी, सास बहू के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। मुझे भी गवार सुनकर खुशी नहीं होती, मगर कभी कभी रिश्तों के लिए तानों का घूंट पीना ही पड़ता है। 4 अक्षर पढ़ लिख जाने से इंसान सिर्फ बोल चाल, पहनावा और सहूलियत सीखता है, मगर अपने अधूरे आचरण के कारण अक्सर पढ़े लिखे लोगों के आगे अनपढ़ इंसान का संस्कार ही उन्हें मौन करके मात दे जाता है। अपनी गंवार बहू की सूझबूझ भरी बात से सास को सबक मिल जाता है। कड़वा कथन है, मगर अक्सर पढ़ा लिखा इंसान भी परिपक्व नहीं होता। कभी कभी गंवार शख्स भी ज्ञान में उन्हें पीछे छोड़ जाता है। इसलिए अभिमान में आकर किसी इंसान को खुद से कम आंकने की भूल न करें। हिरनपुर के एक छोटे से गांव में एक तेजस्विनी नाम की औरत रहा करती थी। तेजस्विनी के 2 बेटे थे, एक का नाम भूपेंद्र और एक का नाम विक्की था। विक्की शहर में पढ़ाई किया करता था, तो वहीं भूपेंद्र अपने गांव में खेती बाड़ी करता था और अपने परिवार का खर्चा चला रहा था। अरे माँ, अब आपको क्या बताऊं, इस बार खेती बाड़ी करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। अरे बेटा सोच, बेचारी ममता कब से तुझसे शादी करने के लिए कुंवारी बैठी है। हमने उसको समय दिया था, अब समय समाप्त हो गया है। अच्छा माँ, ठीक है, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के बिना ममता को इस घर में नहीं लेकर आऊंगा। अच्छा भैया, आपको अपने छोटे भाई की बहुत पड़ी है, लेकिन अपनी बहन की नहीं पड़ी। भाभी को लेने जाएंगे तो उसके लिए मुझे नए कपड़े दिलाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी शादी के बाद तो अगला नंबर तेरा ही है। ऐसा कहकर भूपेंद्र अपनी छोटी बहन पूनम की टांग खींचने लगता है, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई को उसकी भाभी को लाने के बारे में बताता है। शहर में विक्की बहुत खुश होता है, लेकिन एक बात से परेशान होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मेरी इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में घर के सभी सदस्यों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी वहां उसकी पत्नी रूमी आ जाती है और उससे कहती है, ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई ने शादी कर ली। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो,
कुछ अच्छा सा पहन लो, हम लोग गांव जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं अपनी इतनी रोमांचक जिंदगी को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में जाऊंगी, जहां गाय भैंस के गोबर पड़े होते हैं, उनकी बदबू आती है। रूमी, शादी के पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम हर चीज में मेरा साथ निभाओगी। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसी प्रकार जाना चाहूंगी। आखिर गांव के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके गांव में शहर से शहरी बहू आई है। विक्की रूमी को कई बार समझाता है, लेकिन रूमी उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद विक्की को ना चाहते हुए भी रूमी को इसी प्रकार गांव में लाना पड़ता है। जैसे ही वो बैग हाथ में पकड़कर रूमी के साथ गांव के अंदर चल रहा होता है, गांव के सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। रूमी, मैंने तुम्हें कहा था कुछ सही से कपड़े पहन लेना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो सब लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। ओ डार्लिंग, तुम मेरी खूबसूरती से जलो मत। अब दुनिया खूबसूरत चीज को नहीं देखेगी तो क्या गोबर को देखेगी? रूमी विक्की की एक भी बात नहीं सुनती, जिसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। विक्की अपने बड़े भाई और अपनी माँ को रूमी के बारे में बताता है। लेकिन बेटा, तुझे पूरे इंडिया में ये शहर की लड़की ही पसंद आई? जरा इसके कपड़े तो देख। तेजस्विनी ये सब कह ही रही होती है कि तभी रूमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, कितनी गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही है यहाँ पर। ऊपर से गर्मी भी लग रही है। मुझे तो अभी के अभी स्विमिंग करनी है। लेकिन रूमी, यहाँ पर कोई स्विमिंग नहीं है, ये सब तो शहर में होता है। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। अरे मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। जब तक स्विमिंग नहीं करूंगी तब तक मेरा गुजारा नहीं चलेगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो भाभी, मैं तुम्हें स्विमिंग कराने लेकर चलती हूँ। पूनम अपने गांव के पोखर के पास रूमी को स्विमिंग करवाने ले जाती है। What is this? इस गंदे से पानी में तुम मुझे स्विमिंग करवाना चाहती हो? भाभी जी, ये तो सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल है और वो है पोखर। इतना कहते ही पूनम उसे पोखर में धक्का मार देती है। अरे अरे, तुमने ये क्या किया? मेरे सारे कपड़े भिगा दिए। आप ही को तो स्विमिंग करनी थी, अब क्या हुआ? अब स्विमिंग नहीं करनी आपको? पूनम रूमी को पोखर में नहलाने के बाद वापस घर ले जाने लगती है, और वो भी गीले कपड़ों में, जिसके चलते गांव के सभी लोग रूमी की ये हालत देखकर हंसने लगते हैं। और पहुंचते ही तेजस्विनी रूमी से कहती है, हे भगवान, ये लड़की तो हमारे गांव में हमारा मुंह काला करवा कर ही रहेगी। अरे पूनम, इसे ले जाओ और इसे ढंग के कपड़े पहना दे। पूनम रूमी को ले जाती है, लेकिन रूमी अपने शहर के कपड़े ही पहनती है। ऐसे ही कुछ दिनों में तेजस्विनी अपनी बहू ममता को घर ले आती है। ममता शादी करने के बाद घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती है, और उसके संस्कार घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लेते हैं। अरे देवरानी जी, मैं पोखर पर स्नान करने जा रही हूँ, क्या आप भी चलना चाहोगी? ममता के कहने पर रूमी उसके साथ वो घर पर पहुंच जाती है, जहां ममता अपने साड़ी के लिबास में ही तो घर के अंदर स्नान करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रूमी शॉर्ट्स कपड़े पहनकर पोखर में उतर आती है। पोखर में नहा रही सभी औरतें रूमी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। हे भगवान, अगर पोखर में किसी आदमी ने इस लड़की को इस तरह नंगे वस्त्र में देख लिया तो क्या सोचेगा? हे भगवान, इसके अंदर तो थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अब क्या ही बोले, शहर से जो आई है, संस्कार थोड़ी है इसके अंदर। ये सारी बातें ममता सुन लेती है, जिसके बाद ममता सभी औरतों से कहती है, अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रही हो? एक औरत होकर एक औरत की बेइज्जती कर रही हो। अब पोखर में स्नान करने का मतलब ये तो नहीं कि पूरा शरीर कपड़े से ही ढका रहे। ममता ऐसा कहकर औरतों का मुंह तो बंद कर देती है, लेकिन रूमी शहर के शॉर्ट्स कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ती। एक दिन ममता रूमी को समझाने की कोशिश करती है। देखो रूमी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। दरअसल बात यह है कि पहले भी गांव में एक शहर की बहू रहने आई थी। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही इस पोखर में शॉर्ट्स कपड़े पहनकर नहा रही थी। गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने मिलकर उसकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी। उस दिन के बाद से इस पोखर में कोई भी पूरे कपड़े पहने बिना नहीं नहाता। ओह माय गॉड, आप सभी की छोटी सोच और सो कॉल्ड बातें मेरे समझ से तो बाहर है। अरे जरूर कुछ उस लड़की में ही खोट होगा, वरना ऐसा कोई नहीं कर सकता। रूमी ममता की एक बात नहीं मानती। जब भी पोखर में जाया करती तो शॉर्ट्स कपड़े पहनकर नहाया करती। इस बात से विक्की भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और एक दिन वो भी रूमी को समझाता है, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। पूरा गांव तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर थू थू कर रहा है। कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे मैं कौन सा जुल्म कर रही हूँ? आपने तो मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है। मुझे यहाँ से वापस अपने शहर जाना है। कम से कम वहाँ मैं अपनी मर्जी से तो रह सकती थी। यहाँ तो मुझे पाबंदियों में रहना पड़ रहा है।
रूमी ऐसा कहकर रोने लगती है। अरे देखो देखो, रोना बंद करो, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें पोखर में नहाना है तो नहा लो, लेकिन पूरे कपड़े पहनकर नहाओ, इसमें बुराई ही क्या है। हे भगवान, कपड़े पहनकर कौन नहाता है? आप लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। रूमी ऐसा कहकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता, पूनम और रूमी फिर से पोखर पर नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। रूमी कुछ देर तक पानी के अंदर ही रहती है, उसका निकलने का मन ही नहीं होता। देखो, मेरा तो मन नहीं कर रहा अभी पानी से बाहर आने का। जब मेरा मन करेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। एक काम करो, आप लोग घर लौट जाओ। रूमी के कहने पर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा पोखर खाली हो जाता है। तभी वहां गांव के 2 लड़के पहुंच जाते हैं और अपने फोन से रूमी की वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनाने के बाद दोनों पोखर के पानी में पहुंच जाते हैं और रूमी को परेशान करने लगते हैं। कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत को बिना वस्त्रों में देखकर? अरे इस दिन का तो हमें कब से इंतजार था। आखिरकार तो हमारे हाथ लगी गई, अब आएगा इस पोखर के पानी में स्विमिंग करने का मजा। दोनों रूमी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। रूमी अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी वहां पर पूनम और ममता पहुंच जाते हैं और डंडे से उन दोनों लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मार खाने की वजह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद ममता रूमी को गले से लगाकर कहती है, देखा तुमने, बस थोड़ी ही देर के लिए हमने तुम्हें अकेला छोड़ा था, और आज अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। सही कहा दीदी आपने। मुझे ये बात समझने में मैंने बहुत देर कर दी। अगर मेरा पहनावा और मेरा रवैया बिल्कुल ठीक होगा तो कोई मेरे ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा। उस दिन के बाद से रूमी पोखर में पूरे कपड़े पहनकर जाती और नहाती। अब वो गांव के तौर तरीकों को भी सीखना शुरू कर देती है, जिसके चलते रूमी अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कोकिला नाम की औरत के 4 गोरे चिट्टे बेटे थे, जिनकी शादी भी गोरी चिट्टी बहुओं से हुई थी। चारों गोरी देवरानी को अपने रंग पर बहुत गुमान था। घर के काम बाद में पहले वो चेहरे की लीपा पोती किया करती थी। तभी कोकिला एक तेज आवाज में चारों बहुओं को कहती है, अरे चारों की चारों महारानियां कहाँ मर गई? चाय नाश्ता लाना है या तुम्हारे होते हुए मुझे होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा? जरूर अपने चेहरे की रंगत को बढ़ाने के लिए रंग रोगन कर रही होगी। सास की बात सुनकर चारों गोरी बहुएं जो मेकअप कर रही थीं, फटाफट से चाय नाश्ता लेकर एक कतार में सास के पास खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए कि बच्ची, क्या कर रही थी तू? सोनम बहू। ओ अब बाजी, मैं आपकी चाय ही बना रही थी, बस पकौड़े तल रही थी। और राशि, मिहिका, कमीनी तुम? माँ जी, कमीनी नहीं कामिनी। हाँ हाँ, वही बोला। क्या कर रही थी? माँ जी, मैं तो सब्जियाँ काट रही थी। वो माँ जी, मैं बर्तन धो रही थी। माँ जी, मैं जूस बना रही थी आपके लिए। काम तो तुम ऐसे करती हो जैसे 40 साल पुरानी बहुएं हो गई हो। काम नहीं किया जाता क्या तुमसे? तुम चारों में से एक भी ऐसी बहू नहीं जो मेरी एक आवाज पर खड़ी हो जाए। लगता है अब मुझे अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करानी ही पड़ेगी। ऐसी बहू लाऊंगी कि तुम चारों से नंबर 1 होगी। जब देखो मेकअप ही करती रहोगी। सास की बात सुनकर मन ही मन चारों बहुएं उसे कुछ न कुछ कह रही थीं। तभी घर की बड़ी बहू सोनम कहती है, वैसे माँ जी, आपने ठीक ही कहा। राधे भैया की शादी अब आपको करा ही देनी चाहिए। 24 तो पार कर ही ली है उन्होंने, और अच्छी खासी नौकरी भी है उनकी। हाँ, कल से ही मैं राधे के लिए अच्छी बहू ढूंढूंगी। कुछ देर बाद दोनों देवरानी मिहिका और कामिनी दोनों जिठानियों के कंधे दबाते हुए कहती हैं, वैसे एक तरीके से ठीक ही हुआ। माँ जी ने देवरानी लाने की बात तो कही है, देखना उस पर तो हम और हक जमाएंगे। हाँ दीदी, अब मुझसे भी छोटी इस घर की देवरानी आ जाएगी तो मैं उससे अपने पैर दबाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। अच्छा, तुझे भी जेठानी बनना है क्यों? हाँ बड़ी जेठानी जी, इस घर की सबसे छोटी बहू हो तो थोड़ा मेरा तो सोचना बनता है। हाँ दीदी, इस तरह से इसका सोचना भी सही है। मैं तो कहती हूँ 5वीं नंबर की देवरानी जब आएगी तो हम चारों जेठानी उस पर ऐसा हक जमाएंगे कि घर का झाड़ू पोंछा बर्तन सब वही करेगी। हाँ बिल्कुल, लाने दो माँ जी को अपने मन पसंद की बहू।
अगले दिन कोकिला पंडित जी से कहकर लड़कियों की तस्वीर देखती है, जिसमें उसे एक सीधी सादी मासूम सांवले रंग की पीहू पसंद आती है और पंडित जी से पूछताछ वो करती है। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर और सुशील है, बस सांवले रंग की वजह से इसका रिश्ता कुछ महीने से हो नहीं पाया है, पर आपको क्यों पसंद आ गई है? मुझे ये इसलिए पसंद आ गई क्योंकि इसके चेहरे में ही सादगी झलक रही है और ज्यादा मेकअप करने का शौक नहीं है। तो ये मेरी चारों बहुओं की तरह मेकअप नहीं करेगी, बल्कि घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देगी। मैं अपने बेटे राधे की शादी इसी से करूंगी। हाँ ठीक है कोकिला बहन, मैं पीहू के माता पिता को यह संदेश पहुंचा देता हूँ। बस फिर क्या था, कोकिला अपने बेटे राधे की शादी काले रंग की पीहू से धूमधाम के साथ करा देती है। गृह प्रवेश करने के बाद ही चारों गोरी जेठानियां हंसते हुए कहती हैं, अरे माँ जी, ये क्या, आपने हमारे इतने सुंदर देवर की शादी इस काले कोयले से क्यों कर दी? भला आप इसे अपनी बहू बनाकर कैसे ला सकती हो? हाँ माँ जी, अरे हम चारों को तो देखिए, इसका हमारे साथ कोई मुकाबला भी नहीं है। माँ जी, मुझे तो ये हमारे घर की बहू किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। अरे बाप रे बाप, इस काली कमली से मैं अपने कंधे कैसे दबाऊंगी? कहीं इसके छूते ही मैं काली पड़ गई तो? बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुम चारों ने मेरी बहू के बारे में। बहुत सोच समझकर मैं इसे अपनी बहू के रूप में लेकर आई हूँ। इसका अपमान जो किया है, अभी इससे माफी मांगो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं, अभी मेरे साथ सामंजस्य बिठाने में उन्हें वक्त लगेगा, वक्त के साथ मुझे जान जाएंगी। तुम तो बहुत अच्छे दिल की हो, देखना एक दिन भाभियां तुम्हें अपना लेंगी। बिल्कुल नहीं, हम इस काली कोयली से माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगी। चारों गोरी जेठानियां एक कतार में मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती हैं। तभी राधे और कोकिला पीहू को दिलासा देती है। पहली रसोई में पीहू सबका दिल जीत लेती है। 3 दिन के भीतर वो ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। पीहू सबका पसंदीदा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसकी चारों गोरी जेठानियां चुपके से रसोई में आकर उसके खाने में नमक मिर्च मिला देती हैं और कहती हैं, बहुत शौक है ना माँ जी को नई काली देवरानी के गुण गाने का। आज ऐसा सुनाएंगी कि हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हाँ छोटी, चल, हमें भी तो उसे सुनाना होगा ना। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब सब खाना खा रहे थे तो सास खांसते हुए कहती है, आय हाय, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इतना बेकार खाना कैसे बना लिया पीहू बहू तूने? खाने में इतनी नमक मिर्च कौन डालता है? देखा माँ जी, आपकी काली कमली बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो ठीक से खाना बनाया था, स्वाद अनुसार। पता नहीं तीखा कैसे हो गया। हाँ हाँ, किसी ने जादू मंत्र से तुम्हारे खाने को खराब कर दिया, यही कहना चाहती हो ना? नहीं नहीं जेठानी जी। माँ जी, पता नहीं आप भी काली बहू में क्या देख कर लाई। इससे तो बढ़िया हम ही हैं, आपकी गोरी बहुएं। पीहू खड़े खड़े रोने लगती है। तभी राधे उसे समझाता है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है। तभी पड़ोसी निर्मला आकर बहू की मुंह दिखाई की बात करती है। अरे ओ कोकिला, लगता है काली बहू के आने की वजह से इस बार तू मुंह दिखाई नहीं करेगी। मुंह दिखाने लायक भी है ये। अरे मुंह दिखाई तो मेरी हुई थी, जिसमें मुझे सोने हीरे के जेवर और कीमती तोहफे मिले थे। बहू भाषण बंद कर ले अपना। और निर्मला, तू मुंह दिखाई की टेंशन मत ले, कुछ ही दिनों में मुंह दिखाई करूंगी बहू की, तो बुलाऊंगी तुझे। ये बात सुनकर निर्मला उल्टे पांव चली जाती है। वहीं चेहरे पर मुस्कान लिए पीहू अपनी जेठानियों का ताना सुनकर उनका सारा काम करती है। तो कभी जेठानियां पड़ोसियों के सामने अपनी काली देवरानी के दबे रंग का उपहास उड़ाकर खुश होती हैं। जेठानियां सारे टाइम मेकअप करके सेल्फी लेती हैं और बेचारी पीहू को तंग करने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इस बात से परेशान होकर पीहू अपने चेहरे पर 100 तरह की जड़ी बूटियां, महंगे क्रीम लगाने लगती है, जिससे उसके मुंह पर दाने आ जाते हैं। चेहरा पहले से बदतर हो जाता है। खुद को शीशे में ऐसे देखकर पीहू बहुत रोती है। तभी चिंतित कोकिला कहती है, हे भगवान, बहू ये क्या कर लिया तूने अपने चेहरे पर? रोते रोते पीहू सास को जेठानियों की सारी करतूतों का हाल सुना देती है। ये सुनकर कोकिला उसे चारों बहुओं के सामने ले जाती है। उसकी बिगड़ी सूरत देखकर वो फिर हंसती है।
तभी कोकिला गुस्से से कांच का गिलास फोड़ती है। चारों जेठानियां सहम जाती हैं। शर्म करो, तुम चारों जेठानियों के कारण ही उसने अपने चेहरे को क्या कर लिया। इतना भी किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाए। तुमसे लाख गुना अच्छी छोटी बहू है, घर की सारी जिम्मेदारी निभाती है, सारा काम अच्छे से करती है, पर तुम सिर्फ मेकअप करती हो। पीहू बहू ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ उसके काला रंग ही दिखता है, उसका अच्छा दिल तुम नहीं देख पाई। सास की बातें सुनकर चारों गोरी बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और माफी मांगकर पीहू को वो गले लगा लेती हैं। पीहू, अब से हम तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। तुम्हारी कदर हमें तो हो ही चुकी है। तुम काला कोयला नहीं बल्कि इस घर का चमकता हुआ हीरा हो। हाँ पीहू, तुम फिक्र मत करो, मुझे ऐसे नुस्खे पता है जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने हमें माफ तो कर दिया ना? हाँ जेठानी जी, मैंने गले लगाते ही आप चारों को माफ कर दिया। इसके बाद पांचों बहुएं एक होकर खुशी खुशी रहने लगती हैं, जिसके बाद कोकिला पीहू की मुंह दिखाई कराती है और सब उसे बढ़िया तोहफे से नवाजते हैं। अरे लड्डू की अम्मा कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है।
तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पियेंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो, तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं।
उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे गौरी जल्दी कर, अगर हम इंटरव्यू के लिए 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो समझ ले ये नौकरी हमारे हाथ से गई। शुभ शुभ बोल, इतनी खोजबीन के बाद तो एक आसार नजर आया है। गौरी और गीतिका बचपन की 2 सहेलियां हैं। वो दोनों सहेली होने के साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। हाल ही में दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। दोनों इंटरव्यू देने पहुंचती हैं, जहां टेबल पर बैठा हंसराज दोनों की डिग्रियां देखकर कहता है, काम तो मिल जाएगा, मगर आप दोनों को एक समान पोस्ट मिलना पॉसिबल नहीं। गीतिका, आपके काबिलियत को देखकर मैं आपको कारखाने का मैनेजर नियुक्त करता हूं। आपके मार्क्स ग्रेस कम है, आप केवल इस कारखाने के वर्कर की काबिलियत रखती हैं। गौरी के घर की माली हालत बेहद बदतर थी, इसीलिए वो वर्कर के तौर पर भी काम करने के लिए हामी भर देती है। जी सर, मुझे मंजूर है। तो फिर सैलरी भी अभी ही साझा कर देता हूं। गीतिका, आपकी सैलरी प्रतिमाह 25,000 होगी और मिस गौरी आपकी पगार 5,000 होगी। गौरी मन ही मन बेहद दुखी थी, क्योंकि दोनों ने एक ही विषय से पढ़ाई की थी, मगर दोनों की डिग्री में शुमार एक आधे नंबरों के कारण उनके पद में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस फर्क ने दोनों के बीच अमीरी गरीबी की खाई खड़ी कर दी। दोनों हर एक दिन एक साथ कारखाने में आकर अपना अपना काम निपटाया करती थी। देखते ही देखते 1 महीना पार हो गया और दोनों को पगार मिला। दोनों पैसे लेकर घर आती हैं, जहां गौरी की माँ कांची कहती है, क्या बात है गुड़िया, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? पगार नहीं मिली क्या? पगार तो मिल गई माँ, मगर जहाँ पगार के रूप में मुझे 5,000 रुपए मिले, वहीं गीतिका को पूरे 25,000 रुपए मिले हैं, मुझसे 5 गुना ज्यादा। बिटिया, सभी के काम और किस्मत भिन्न होते हैं, अब ज्यादा मत सोच। अगली सुबह, अरे गौरी जल्दी कर, देरी हो रही है। एकाएक गौरी बाहर आती है। ओह गॉड, आज तुम ज्यादा ही लेट हो गए। एक काम करते हैं, कैब बुक कर लेते हैं, आधे आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इससे समय से पहुंच जाएंगे। ये सुनकर गौरी अपने कदम पीछे करती हुई हिचकिचाकर कहती है, गीतिका, कैब का किराया देने के लिए मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। 5,000 की पगार घर खर्च चलाने को भी पूरा नहीं पड़ता, तुम जाओ। गीतिका कैब से कारखाने का सफर तय करती है। वहीं बेचारी गौरी को सीमित पगार और चंद सिक्के बचाने के चलते मीलों की दूरी का पड़ाव पैदल ही पार करना पड़ता है। ये पैसे का बल ही था जिसने दोनों के जीवन को अमीरी गरीबी में बदल दिया। सप्ताह महीने और महीने साल भर में बदल जाते हैं। गीतिका की बेहतर बड़ी पगार से उसका जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, मगर बेचारी गौरी के महीने भर की कमाई पेट पालने में ही चली जाती है, जिसके चलते उसके पास न तो उसके पास सेविंग्स होती हैं, न पगार से 1 पाई बचता है। कुछ समय बाद ही दोनों सहेलियों की शादी तय हो जाती है। गीतिका गौरी को अपने घर बुलाती है, जहां गौरी बखान करते हुए कहती है, अरे वाह गीतिका, तुमने अपने पोस्ट से अपने घर की काया पलट ही कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे होने वाले पति बहुत बड़े बिल्डर हैं। अरे एक बार में लाखों की कमाई करते हैं। वैसे कांची काकी बता रही थी कि तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। क्या करते हैं हमारे होने वाले जीजा जी? उनकी एक परचून की दुकान है और पुश्तों का पुराना घर है, जहाँ पूरा परिवार साथ रहते हैं। मतलब कि तू शादी के बाद भी एकदम सिंपल सी लाइफ जिएगी? तेरा पास्ट और प्रेजेंट दोनों गरीबी बदहाली में बीता है। अरे कम से कम शादी तो पैसे वाले घर में कर। अरे कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका पति सेटल्ड हो, मगर अमीर परिवार में बेटी ब्याहने के लिए अपने पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने साल भर जितने पगार में काम किया, उससे परिवार चलाना भी दूभर था। ऐसे में अमीर लड़के वालों के लाखों के दहेज का दाम कहाँ से आएगा? गुजरते सप्ताहों के साथ दोनों सहेलियों की शादी का पड़ाव पास आने लगता है। एक सांझ गीतिका गौरी के घर आकर कहती है, गौरी जल्दी से रेडी हो जा, फिर दोनों एक साथ शॉपिंग चलेंगे। अभी? हाँ अभी, आज से। अरे बुद्धू, तेरी और मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन का फासला है। अभी से शादी की शॉपिंग करना शुरू करेंगी तो भी शादी के दिन तक भी कुछ न कुछ छूट ही जाएगा शायद। मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे तो तू थोड़ी खरीदारी कर लियो, कम से कम मुझे शादी की शॉपिंग में कंपनी देने के लिए तो चल। देख, मेरे होने वाले पति ने तो शादी से पहले मुझे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भेजा है।
गीतिका गौरी को लेकर एक बड़े से महंगे मॉल में एंट्री करती है, जिसे देख गौरी मन में कहती है, ये मॉल कितना महंगा है और सामान का दाम तो मानो आसमान छू रहा है। अरे गौरी, बता शादी के बाद ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अरे मगर ये तो बहुत महंगी है। अरे पागल, मेरे पति पैसे वाले हैं, उनका क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों में है। ऐसी सैकड़ों साड़ी भी खरीदूं तो भी कोई फर्क नहीं। होने वाले पति की क्रेडिट कार्ड के कारण गौरी बेधड़क होकर सैकड़ों महंगे सामान की शॉपिंग करके कहती है, अरे गौरी, तूने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तेरे दोनों हाथ एकदम साफ सपाट है। तू मेरे शॉपिंग बैग्स को बोझ उठाने में हेल्प कर दे। गौरी का मन रास्ते भर घनघोर गरीबी के कारण कचोट रहा था और वो कहती है, जानती हो गीतिका, जितने पैसे से तुमने इस महंगे मॉल में शॉपिंग की है, उतने में गरीब की बेटियों का बड़े धूमधाम से ब्याह हो जाता। गौरी, अब मैं अमीर घराने की बहू बनने वाली हूँ। जितने की मैंने शॉपिंग की उससे ज्यादा तो महंगा मेरा लहंगा है। विवेक खुद मेरा लहंगा लेकर आने वाले हैं। अगले दिन दोनों सहेलियों के ससुराल से उनके शादी के लहंगे आते हैं। पूरा गांव दोनों के लहंगों पर टिप्पणी करता है। अरे, दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो रही है, मगर नसीब तो देखो, जहाँ गीतिका का लहंगा लाखों का है, वहीं बेचारी गरीब गौरी का लहंगा उसकी स्वर्गवासी सास की उतरन साड़ी से बना। बिंदिया, शादी ब्याह भाग्य की बात है। देखना, इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों का लहंगा आज शादी की सांझ इनका लिबास बदल देगा। गौरी, कैसा गरीब ससुराल है तेरा, जो एक नया लहंगा भी ना ले सके। वहीं मुझे देख, मेरे ससुराल वालों ने सब्यसाची से मेरा लहंगा डिजाइन कराया है, तभी तो मेरा लहंगा लाखों का है। गीतिका की भौएं घमंड से ऊंची होती देख गौरी कहती है, गीतिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस लाखों के लहंगे ने तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल दिया है? ये लहंगा मेरे लिए मेरी स्वर्गवासी सास का आशीर्वाद है। भले तुम्हारे लिए इस लहंगे का मोल 1 पैसे का ना हो, मगर मेरी निगाह में इसकी कीमत लाखों से भी ज्यादा है। शादी के उस रोज के बाद से गौरी गीतिका से दूरियां साध लेती है। दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। कुछ महीने की मेहनत से गौरी का जीवन फर्श से अर्श पर आ पहुंचता है। एक सांझ, गौरी, मैं कुछ लाया हूँ। अजी, क्या लाए हैं? अरे ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। कुछ देर बाद, अब आंखें खोलो। जब गौरी आंखें खोलती है तो उसके सामने सुंदर चमचमाता लहंगा होता है। अरे, ये लहंगा तो बड़ा महंगा लग रहा है। पूरे 5 लाख का पड़ा है। इसमें सोने की तारें जो जड़ी हैं। मगर इसकी जरूरत क्या है? गौरी, शादी के समय मेरा बजट बेहद खराब था, इसलिए मेरे पास महंगा लहंगा खरीदने का दाम नहीं था। इसलिए शादी में तुम्हारा शौक पूरा ना हो सका, मगर तुमने मेरे जीवन में आकर काया पलट कर दी। आज गौरी के पास गीतिका से भी महंगा लहंगा था, मगर फिर भी उसकी भौहें घमंड से चढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर शौक के साथ सब्र भी था। एक वक्त में जो जीवन गीतिका ने जिया, आज गौरी जी रही थी। मगर आज गीतिका के जीवन का पड़ाव पहाड़ सा हो गया था, क्योंकि उसके अमीर पति का कारोबार कर्ज में डूब चुका था, जिसके चलते उसे अपने लाखों का महंगा लहंगा दांव पर लगाना पड़ा। सच है साथियों, समय बड़ा बलवान है। ये कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता।